ये और ये इन तीन हीरोइन में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है ये डिसाइड करता है इनका जो फेशियल रेशियो है वो गोल्डन रेशियो से कितना करीब है। और गोल्डन रेशियो तक पहुंचने के लिए एक सीरीज मेंटेन करना पड़ता है जिसे फिबोनाची सीरीज कहते हैं। ये जो फिबोनाची सीरीज है ना, ये नेचर का एक बहुत बड़ा अजूबा है। जितनी भी सुंदर चीजें आपको दिखता है ना, फूल से लेके पत्ते तक, सब कुछ यही रेशियो मेंटेन करके चलता है। और इवन आज का जो प्लास्टिक सर्जरी का इंडस्ट्री है ना, पूरा का पूरा इस एक सीरीज पे टिका हुआ है, जिसका अल्टीमेट गोल होता है गोल्डन रेशियो को अचीव करना। यूरोपियन साइंटिस्ट फिबोनाची ने सबसे पहले इनका खोज किया, ऐसा किताबों में पढ़ा जाता है, लेकिन सच्चाई नहीं है। आज से 2200 साल पहले आचार्य पिंगला ने चंद्र शास्त्र की रचना की, जिसमें उन्होंने लघु और गुरु शंखाओं को एक माला में सजाया और बन गई ये सीरीज, जिसको आज दुनिया फिबोनाची के नाम से जानता है। जबकि इन्होंने खुद अपने किताब में मेंशन भी किया है कि ये जो सीरीज है ये उन्होंने एक इंडियन ऋषि से लिया है। लेकिन फिर भी जैसे दुनिया मानने को तैयार ही नहीं है कि इंडिया जैसे देश से ऐसा कुछ निकल सकता है। और ये इकलौती कहानी नहीं है। अगर आप 10th बोर्ड दिए हो तो आपको याद होगा कि पाइथागोरस थ्योरम करके थ्योरम आता था। आज से 2800 साल पहले ऋषि बौधायन ने ये फॉर्मूला पहली बार अपने किताब में दिया था। आर्यभट्ट तो पता ही होगा ना जीरो का इन्वेंशन क्या है, लेकिन दिक्कत है कि सिर्फ इतना ही पता है सबको। जीरो के अलावा भी उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स निकाले ग्रहों की चालों को प्रेडिक्ट करने के लिए। इन्फिनिटी का जो कंसेप्ट है ना, उसे दो तरह से अचीव किया जा सकता है। पहला कंसेप्ट, भास्कर सेकंड ने इसी जीरो को 3 से डिवाइड करके इन्फिनिटी का कंसेप्ट बताया है। और उससे भी 600 साल पहले यतिवृषभा ने अपने किताब में यूनिट प्लेस से लेके गिनती के अलग अलग यूनिट्स को डिस्क्राइब करते हुए इन्फिनिटी की तरफ इशारा किया। ट्रिग्नोमेट्री का साइन फंक्शन का जन्म भी आर्यभट्ट ने दिया और इस साइन का असली नाम जय था। अरबों ने जब इसे अडॉप्ट किया तो जय हो गया जीवा, और फिर यूरोप जाते जाते ये जीवा साइन फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। और इससे भी शॉकिंग बात की ग्रेविटेशन, जिसे आप न्यूटन का देन मानते हो, न्यूटन से 500 साल पहले 12th सेंचुरी में भास्कराचार्य ने ग्रेविटी का कंसेप्ट बताया। उनका कहना था कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स के थ्रू पुल कर रहा है, और इसी के चलते महाकाश में पृथ्वी अपने जगह पर स्थित है, और इस फोर्स का नाम दिया उन्होंने धरणात्मिकम शक्ति। इसी कंसेप्ट के साथ कैलकुलस का भी जन्म दिया उन्होंने, जैसे कि क्षण में क्षणिक परिवर्तन कैसे मापा जाए। क्षण मतलब बहुत छोटा सा टाइम डिफरेंस में, यानी dt, और क्षणिक परिवर्तन यानी कि छोटा सा डिस्टेंस, यानी dx, और यहीं से आता है dx/dt इक्वल्स टू वेलोसिटी। वैसे सच्चाई पता है, गणित ना कभी भी हमारे लिए एक सब्जेक्ट नहीं था, ये उन ऋषियों के लिए था ब्रह्मांड का भाषा, जिसे हजारों साल बाद गैलीलियो गैलीली ने समझा और लिखा कि मैथमेटिक्स वो भाषा है जिसके मदद से भगवान ने इस सृष्टि का रचना किया है। और ये हिस्ट्री अच्छे से इस किताब में पूरा एक्सप्लेन्ड है, इसको एक बार पढ़ के देखना। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो ये वाला इमोजी तो कभी ना कभी जरूर देखा है। ये है क्या चीज पता है? एलियन का फेस ना। अच्छा एक बात बताइए, एलियन को सबसे पहले अपने आंखों से देखा किसने होगा? इसका ओरिजिन स्टोरी पता है कहां से है? ये डिजाइन सबसे पहले नासा के कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया था। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत है। ये एक इंडियन ने बनाया, और वो भी किसी साइंटिस्ट नहीं थे। हालांकि आज 99% इंडियंस को ही नहीं पता, उन्होंने इसका सिर्फ फेस नहीं बनाया बल्कि पूरा बॉडी भी बनाया कि एलियंस कैसा दिखता होगा। उनके इसी आइडिया को चुराकर हॉलीवुड में मूवीज भी बने, और एक नहीं दो नहीं बल्कि चार ऑस्कर जीता इस मूवी ने। 1983 में पूरा हॉलीवुड में तहलका मच गया था कि किसी इंसान के दिमाग में ऐसा आइडिया कैसे आ सकता है। अब आप ये पूछोगे कि मैं चुराकर क्यों कह रहा हूँ, तो सुनिए, ये जो इंडियन राइटर का स्टोरी था, इसमें क्या होता है कि एक एलियन गलती से इंडिया के एक विलेज में आ जाता है और एक बच्चे से दोस्ती करके उसका लाइफ बदल देता है। अरे नहीं, कोई मिल गया नहीं है इसका फर्स्ट कॉपी। उससे पहले भी काफी बड़े इज्जतदार डायरेक्टर्स ने हॉलीवुड में इसको कॉपी बना चुका है, और ये ऑस्कर तक पहुंच गया है। अरे तब ना जाके बॉलीवुड कॉपी बनाएगा। हमारे इंडियन राइटर्स की स्टोरी को पहचानने में बहुत टाइम लगता है अपनी इंडस्ट्री को। जब इसका स्क्रिप्ट पहली बार हॉलीवुड के सबसे जाने माने साइंस फिक्शन राइटर आर्थर सी क्लार्क के पास पहुंचा तो उन्होंने इसको इतना अप्रिशिएट किया और हॉलीवुड के स्टूडियोज के पास पुश किया कि इस पे तो एक मूवी जरूर बननी चाहिए। लेकिन तब कोई खास नतीजा निकला नहीं इसका, और उसके कुछ साल बाद हॉलीवुड के सबसे बड़े यूनिवर्सल स्टूडियोज ने एक मूवी प्रोड्यूस किया जिसका डायरेक्टर था स्टीवन स्पिल्सबर्ग और जिसका टाइटल था ईटी। उस टाइम लॉस एंजलिस के एक न्यूज़पेपर में छपा भी था कि स्टीवन स्पिल्सबर्ग स्टोल दिस आइडिया। हालांकि उन्होंने इस बात को डिनाई किया है, बट कोइंसिडेंटली इस मूवी में दिखाई गई एलियन की बॉडी, फेस, स्ट्रक्चर सब कुछ उस एग्जैक्ट डिजाइन से मेल खा गया जो डायरी हॉलीवुड के स्टूडियोज को पिच करते वक्त खो गया था कहीं पे। तो बात जब क्रेडिट चोरी की आती है तो कोई पीछे नहीं हटता है, चाहे नाम कितना भी बड़ा हो। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने तो इतना इंप्रेस्ड हुआ था इनके काम से कि इनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज को रील फॉर्मेट से लेकर अभी मॉडर्न एज के लिए रिस्टोर किया है। ये कहानी है इंडिया में पैदा हुए दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स में से एक सत्यजीत रे की। लेकिन बॉलीवुड की कहानियों में ना ही आपको इनका जिक्र मिलेगा और ना ही कभी किसी अवार्ड शो में नाम लेता हुआ नजर आएगा। और देखिए हो भी क्यों ना, आप बताइए आप में से कितने लोग हो जो इनका नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे इस वीडियो में। तो अभी मुझको समझ आ रहा है कि अपने आखिरी दिनों में उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। This happens in India all the time.
And people don't, we have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience. लगान मूवी में जो क्रिकेट मैच दिखाया गया है ना, एग्जैक्टली वैसा ही एक मैच रियल लाइफ में भी खेला गया था। बात है 1880s की, जब ईडन गार्डन में इंडियंस अलाउड भी नहीं थे। ऐसे में मैथमेटिशियन सरदारंजन राय ने इंडिया का दूसरा क्रिकेट क्लब बनाया टाउन हॉल के नाम से, और ब्रिटिश को डायरेक्ट चैलेंज किया उन्हीं के गेम में। मैच का वेन्यू फिक्स हुआ ईडन गार्डन, और हजारों इंडियंस उस मैच को देखने आए थे, क्योंकि वो भारतीयों के लिए सिर्फ एक मैच नहीं था। और उसी दिन मैदान में एक सितारे ने जन्म लिया, महज 21 साल का एक युवा खिलाड़ी, जिसने लगातार 7 ब्रिटिश ऑफिसर्स का विकेट लेकर उनको पेविलियन वापस भेज दिया, और वही सेम जज्बे के साथ फील्डिंग और बैटिंग करके अंग्रेज टीम को धूल चटा दिया। उस दिन उस लड़के का लक्ष्य सिर्फ ब्रिटिश को मैच में हराना नहीं था, बल्कि उसका मनोबल तोड़ना था। उसको पता था ब्रिटिश को चैलेंज करने का ये मौका अगर आज खो दिया तो शायद दोबारा नहीं आएगा। आगे चल के पूरा देश समेत पूरा दुनिया जान गया इस लड़के को, बट इसका क्रिकेट खेलने की टैलेंट के लिए नहीं, बल्कि इसके ज्ञान के लिए, इसके वेदांत फिलोसॉफी के लिए, इसके हिंदुइज्म के टीचिंग्स के लिए। उस रात उनके एक ही स्पीच ने शिकागो से अमेरिका और अमेरिका से पूरे दुनिया में खबर फैला दिया कि भारत से एक साधु आया है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के गर्व, द साइक्लोनिक हिंदू कहलाने वाले स्वामी विवेकानंद के बारे में। Sisters and brothers of America, I thank you in the name of the mother of all religions. I thank you in the name of millions and millions of Hindu people. देश के बंटवारे के लिए जिस इंसान को आप जिम्मेदार मानते हो, उसके बारे में ये एक बात आपको पक्का नहीं पता होगा। बात दरअसल तब की है जब पाकिस्तान बनाने की बात हो रही थी। जिन्ना ने कांग्रेस के सामने एक शर्त रखा था, वो जिसको बोलेगा प्राइम मिनिस्टर उसको बनाना पड़ेगा, ना कि कांग्रेस जिसको चाहेगा। अगर कांग्रेस उनका कहना मान लेता तो शायद भारत का बंटवारा नहीं होता और अखंड भारत आज एक हकीकत होता, सपना नहीं, जहाँ ना ही कोई धर्म के नाम पे लड़ाई होती और ना ही कोई जाति के नाम पे अगर कुछ होती तो देश की भलाई की बात। लेकिन एक सेकेंड, जिन्ना जिसे बोलेगा उसको पीएम बनाना, मतलब ये भी तो इंडिया के लिए बहुत एक टफ चॉइस हुआ होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये वो कहानी है जिसे याद करके हर भारतीयों की आंखों से आंसू आ जाता है। दर्जनों सरकार आए गए, लेकिन इनके बारे में एक भी लफ्ज कहने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। ये कहानी उस लीडर की है जिसके अंडर जिन्ना तक एक तिरंगे के अंडर आने के लिए राजी हो गया था। ये कहानी है हिंद के शान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को 250 साल तक गुलाम बनाया, आज वही कंपनी एक भारतीय के नीचे गुलामी करता है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत आई मसाले और कपड़ों की ट्रेड करने। इनका जो मेन कारोबार था वो समंदर के रास्ते होता था, और वहाँ चोर और लुटेरों की डर रहता था। 1601 में ये कंपनी एक प्राइवेट आर्मी रखने का परमिशन पास करवा लिया क्वीन से। ये कुछ सुनने में वैसा लगता है कि आज गूगल के पास अपना प्राइवेट आर्मी है। फिर शुरू हुआ असली खेल। एक एक करके भारत के राजाओं को हराकर उनके टेरिटरीज कब्जा करना शुरू कर दिया, और 1757 में सिराजुद्दौला को हराकर भारत का एक मेजर रीजन का ऑफिशियल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से इतना पैसा लूटा था कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एमपीज तक को खरीद लिया और सरकार अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, और अगले 100 साल तक ऐसा ही चलता रहा। फिर आई भारत में क्रांति, सिपाही विद्रोह। 1857 में मंगल पांडे समेत कई क्रांतिकारी इनके खिलाफ विद्रोह किया, जिससे ब्रिटिशर्स को भारी झटका लगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सब का जिम्मेदार मानते हुए ईरानी ने इसको ऑफिशियली बंद करवा दिया। 150 साल बाद 2003 में भारत का एक बिजनेसमैन संजीव मेहता ने सोचा क्यों ना इस कंपनी को खरीद के इसका इतिहास ही बदल दिया जाए। पहले उन्होंने इसमें सिर्फ 21% स्टेक खरीदा, लेकिन इससे उसका मन नहीं भरा। 2010 तक आते आते 120 करोड़ लगा के पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली और अपने अंडर ले आई। आज ईस्ट इंडिया कंपनी चाय, कॉफी, महंगी कॉइन्स और लग्जरी आइटम्स बेचती है, और आज भी इसका हेड ऑफिस इंग्लैंड में ही है। अगर इसे बदला नहीं कहते तो किसे कहते हैं? इस फोटो को एक बार ध्यान से देखिए, कुछ याद आया? मैं तिरंगा लहरा कर रहा हूँ, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। अब गौर से इनका चेहरा देखिए एक बार, पहचाने? नहीं ना? ये है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। सिर्फ 19 साल की उम्र में मौत को इतना करीब से शायद ही किसी ने देखा होगा। जब टाइगर हिल का सबसे आइकॉनिक पोस्ट से दुश्मनों का कब्जा हटाने को कहा गया उनसे, योगेंद्र चढ़ाई करते वक्त बैटालियन के सबसे आगे चल रहे थे। उसी वक्त दुश्मन की 15 गोली लगी उनके शरीर पर। मौत से पंजा लड़ाकर उस बंकर में घुसे और 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारकर अपने साथियों के लिए गेट ओपन करके आए। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने पे सबको याद आया कि योगेंद्र की बॉडी कहाँ पर है, लेकिन कभी कभी भगवान भी
चमत्कार कर देते हैं। उस दिन योगेंद्र जिंदा थे। जब उनसे पूछा गया ये कैसे हुआ तो उनका जवाब आया, एक माँ याद थी जिनका बेटा वापस घर लौटने का वादा करके गया था उनसे। लेकिन आप में से कितने लोग इनका नाम जानते थे? विक्रम बात्रा सही है, लेकिन आज 26 जुलाई इन्हीं के बलिदानों की वजह से करगिल की चोटी पर इस तिरंगे झंडे को लहराया। जो क्रेडिट ये लोग डिजर्व करते हैं इनको मिले। इस दो डिजाइन को ध्यान से देखिए एक बार। ये है इटालियन लग्जरी ब्रांड प्राडा का मेंस कलेक्शन सैंडल जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ ये है इंडिया में 800 सालों से चलती आ रही कोल्हापुरी चप्पल। दोनों में कुछ सिमिलरिटीज दिखा आपको? चलिए अब इसका प्राइस भी जान लीजिए। प्राडा का चप्पल है 1,20,000 का और कोल्हापुरी चप्पल का कीमत है सिर्फ 600 रुपए। तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी प्राडा का वेबसाइट पे जाकर चेक किया और वहां मुझे क्या मिला दिखाता हूँ आपको। ये है प्राडा का रबड़ थोंग सैंडल्स। मैं इसका प्राइस जानने के लिए गूगल किया तो पता चला $850 यानी 75,000 रुपए, जो इंडिया के हर चौराहे में 100-200 में बिकता है। और ये तो और भी इंटरेस्टिंग है, मेंस रबड़ फिशरमैन सैंडल, इसका कीमत पता चला $875। और ये देखिए इंडिया का नागरा सैंडल सिर्फ 470 रुपए में, और ये भी इंडियन सालों से पहनती आ रही है। मैं खुद बचपन में चप्पल पहना हूँ, इनफैक्ट मेरे घर में आज भी यूज होता है। प्रॉब्लम ये था कि प्राडा ने अपने वेबसाइट पे इसको सिर्फ लेदर सैंडल बोल के चलाया, जबकि इंडिया का जिक्र भी नहीं किया और ना ही कोल्हापुरी आर्टिस्ट का। वो तो ये मामला जब सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हो गया, तब जाके प्राडा ने एक्नॉलेज किया। और ये ट्रेंड सिर्फ फैशन ब्रांड्स में नहीं हर जगह हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे योग शास्त्र को क्रिश्चियन योगा के नाम से चला रहे यूरोप में कुछ लोग, हमारे दुपट्टे को स्कैंडिनेवियन स्कार्फ के नाम से, और हल्दी दूध को My favorite ginger turmeric latte. टर्मरिक लाटे के नाम से, हमारे मेहंदी के ट्रेडिशंस को, बिंदी को फोरहेड आर्ट बोलकर तब तक चुराते रहेंगे जब तक हम अपने कल्चर को लेकर इंफीरियर फील करते रहेंगे। क्योंकि प्राडा को पता है कि यही लोग जो कोल्हापुरी चप्पल को नीच नजरों से देखते हैं ना, लाख सवा लाख देके प्राडा का वही चप्पल खरीदेंगे और बड़े शान से कैप्शन भी डालेंगे। क्योंकि जब तक वेस्ट का ठप्पा न लग जाए तब तक हम अपने कल्चर्स में तो प्राउड फील कर ही नहीं सकते। अगर आप इंडियन कल्चर्स के लिए स्टैंड लेना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। 2 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए इस इंडियन साइंटिस्ट को अमेरिका इंडिया से बाहर ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया, लेकिन उन्हें खरीदना इतना आसान नहीं था। कितने भी बढ़िया ऑफर्स क्यों ना आए, हर बार उन्होंने इंडिया को ही चुना, और आगे चल के इसी बात की उनको भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 1954 भारत की आजादी को बस 7 ही साल हुए थे। ऐसे में उन्होंने इंडिया को एक सुपर पावर बनाने का सपना देखा, और सुपर पावर का मतलब होता है एटम बॉम्ब होना। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का स्थापना करके वहीं से इंडिया का एटॉमिक रिसर्च और स्पेस प्रोग्राम दोनों की नींव रखी गई। उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल के विक्रम साराभाई और आज के APJ अब्दुल कलाम ने इसरो को इस हाइट तक लेके आया। अमेरिका को बहुत ज्यादा डर था कि ये कैसे न कैसे एटम बम बना ही लेगा, चाहे इंडिया में रिसोर्सेज की कितनी भी कमी क्यों ना हो। उनके टैलेंट पर अमेरिका को इतना ज्यादा भरोसा था कि उनको वो अकेला नहीं छोड़ सकते थे। बिना किसी फॉरेन कंट्रीज के मदद के इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो एटम बम बनाने के रास्ते पर चल दिए थे। और जब फाइनली न्यूक्लियर रिएक्टर अपने आखिरी स्टेज पर आ चुका था, उसी वक्त एक ऐसा खबर आया जो पूरे देश को हिला के रख दिया। क्योंकि तब के टाइम पे इंडिया कुछ अच्छा करने जा रहा हो और अमेरिका उसमें टांग ना अड़ाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अमेरिका ने भी अपना चाल खेला। 1966 24 जनवरी का दिन था। यार इंडिया के 101 फ्लाइट बोर्ड किया इन्होंने, लेकिन वो फ्लाइट कभी वापस लैंड ही नहीं किया। मूवीज में जैसे आप देखते हो ना कि किसी बड़े इवेंट से पहले साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया जाता है, उससे भी खतरनाक सीन हुआ इसमें। फिर कभी पता नहीं चला वो आखिर गए तो गए कहाँ और उनके साथ क्या हुआ। ये कहानी इंडिया के और अमेरिका के हर लीडर्स को पता है, इवन की दुनिया के भी बड़े बड़े लीडर्स को पता है कि उस दिन क्या हुआ उनके साथ, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलेगा। क्योंकि चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कोई भी देश एक दूसरे को न्यूक्लियर पावर बनते हुए देखना नहीं चाहता है। कुछ घंटे बाद प्लेन का क्रैश रिपोर्ट सामने आया और खबर फैला दिया गया कि वो मर चुके हैं, लेकिन मार कर क्या करोगे, उनको मार सकते हैं, उनके आइडियाज को नहीं। और कुछ ही सालों बाद अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट के साथ मिलकर इंडिया ने अपना एटम बम बनाया और सक्सेसफुली टेस्ट भी किया, और उनके दिए हुए नक्शे कदमों पर चलकर ही किया। अगर इन्होंने इंडिया को सुपर पावर बनाने का सपना नहीं देखे होते तो आज इंडिया चांद पर और मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाती। ये कहानी है अब्दुल कलाम, जिसे अपना गुरु मानते हैं, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहलाने वाले होमी जहांगीर भाभा की। ऐसे ही इंडियन हीरोज की अननोन स्टोरीज जानने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पहले ही बता रहा हूँ, अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो स्क्रॉल कर जाओ। एक बार एक रशियन ऑथर इंडिया आए थे घूमने। हिमालय की पहाड़ियों पे चढ़ते वक्त उनका एक पैर इंजर्ड हो गया और वहीं पे उनको एक बुद्धिस्ट मंक मिले। उन्होंने नोटोविच को अपने मॉनेस्ट्री हेमिस लेके गए और वहीं पे नोटोविच का दोस्ती हुआ वहाँ का जो सीनियर मोस्ट मंक थे उनसे। उस मंक ने नोटोविच को एक बहुत ही सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया, जिसे पढ़ने के बाद नोटोविच का होश उड़ गया। उस मैन्युस्क्रिप्ट में एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिक्र किया गया था जो अपने टीनेज के दौरान वेस्ट से आए थे इंडिया में बुद्धिज्म और वेदांत फिलोसॉफी सीखने। गौतम बुद्ध के मरने के ठीक 500 साल करीब बाद अपने देश लौट के नोटोविच जब इस पूरे इंसिडेंट को एक किताब में डॉक्यूमेंट किया, तो पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी हिल गया था इसे देख के, क्योंकि उस किताब का नाम था द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जहां वो ये बात कंफर्म करते हैं कि 12 से 30 साल के बीच क्राइस्ट के लाइफ का जो पीरियड मिसिंग है, उस दौरान वो इंडिया आए थे बुद्धिज्म और वेदांत फिलोसॉफी सीखने। और ऊपर से उस वक्त सिल्क रूट के थ्रू मिडिल ईस्टर्न
ट्रेडर्स का यहाँ पे आना जाना लगा ही रहता था और उस बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट में उस स्टूडेंट का नाम ईसा बताया गया था। आज भी इस सिल्क रूट में जितने भी देश आते हैं ना, मैक्सिमम कंट्रीज में जीसस को ईसा नाम से ही बुलाया जाता है और इंडिया में क्रिश्चियंस को ईसाई इसीलिए कहा जाता है। साथ में अगर आप जीसस का टीचिंग्स का कोर और बुद्धिज्म का कोर देखोगे ना, तो वो बहुत हद तक मिलता जुलता है। फिर भी बहुत सारे क्रिश्चियंस ने इस थ्योरी को चैलेंज किया, लेकिन फिर 1922 में स्वामी अभेदानंद ने भी अपने कश्मीर ट्रिप के दौरान इसी हेमिस मॉनेस्ट्री घूम के आए और उन्होंने साथ में पाली लैंग्वेज में वो जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसका ट्रांसलेशन भी किया इंग्लिश में और अपने किताब माय जर्नी टू कश्मीर एंड तिब्बत में इस चीज को फिर से कंफर्म किया। और इस बार तो टाइमलाइन भी एग्जैक्ट मैच कर गया आज से 2000 साल पहले, यानी ठीक क्राइस्ट का समय। तो इतना सारा प्रूफ, ये सारा एक झूठ है? मुझे तो नहीं लगता। इंडियन एयरफोर्स को अरेबियन सी के ऊपर से गुजरते वक्त एक समंदर के बीचों बीच बहुत ही अजीब पैटर्न नजर आया और ठीक उसी वक्त 1800 किलोमीटर दूर दुबई में सबसे बड़ा मैनमेड आइलैंड बनाने की तैयारी चल रही थी। कट टू इंडिया पे जैसे ही साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया तो समंदर के बीच 560 मीटर यानी आधी किलोमीटर लंबी एक सबमर्ज्ड वॉल मिली। देख के ऐसा लगता है जैसे किसी नगरी को बाहर की किसी आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया हो। और वहीं से कुछ बर्तन आर्टिफैक्ट्स मिले और पता चला ये लगभग 5000 साल पुरानी है। और इसका लोकेशन और वर्णन कुछ हमारे भगवत महापुराण में वर्णित श्री कृष्ण के बसाए हुआ द्वारिका नगरी से मिलता जुलता है। महाभारत में लिखा है कि द्वारिका में टोटल 50 पिलर्स मौजूद थे और इस अंडर वाटर एक्सकेवेशन में टोटल 30 पिलर्स ऑलरेडी मिल चुका है। पानी के नीचे ऐसे लायंस के स्टैचूज मिले, ऐसे पिलर्स मिले जो आज भी हमारे मंदिर में मौजूद होता है। भगवत पुराण में जैसे द्वारिका के 9000 घर के उल्लेख है, ठीक उसी सेम पैटर्न में स्ट्रीट्स दिखा गया है और वो भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जहाँ हमारे 1 साल पुराने रोड्स गायब हो जाते हैं और यहाँ पे 5000 से भी साल पुराने इस मार्बल फ्लोइंग अभी भी एग्जैक्टली इंटैक्ट है। साथ ही यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो चीज मिला वो है नंगर। बड़े बड़े जहाजों को डॉक करने के लिए यूज किया जाता है, जो दिखाता है कि द्वारिका एक पोर्ट सिटी था और जहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े मार्चेंट्स का आना जाना लगा रहता था। CSIR चेयरमैन डॉक्टर राजीव निगम जब द्वारिकाधीश टेम्पल से धीरे धीरे पानी के अंदर एक्सकेवेशन चालू किया तो उनको एक सीरीज ऑफ टेम्पल्स मिलता गया, यानी जैसे जैसे पानी का लेवल्स बढ़ता गया पुराने टेम्पल्स डूबते गए और नए टेम्पल्स बनता गया। जब साइंटिस्ट ने फाइनली इसका डूबने का रीजन पता किया तो उनको एक बहुत ही स्ट्रेंज पैटर्न नजर आया। आज से ठीक 5500 BC पहले अचानक एक साथ पूरे दुनिया में वाटर लेवल में एक सर्टेन राइज दिखा और वो भी 15 मीटर, यानी अचानक से 50 फीट तक का पानी एक साथ बढ़ा। अभी तक साइंटिस्ट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानते आ रहे थे, जो कि लगभग 5000 BC के आसपास का था और इस आर्टिफैक्ट्स का उम्र पता चला 9000 BC। इससे प्रूफ होता है कि ना ही मेसोपोटामिया दुनिया का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और ना ही पाम आइलैंड पहला मैनमेड आइलैंड है। अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड पे है कि इंडिया के इस फैक्ट को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। 5000 साल पहले 75% मर्दों का वंश अचानक गायब हो गया और इस घटना का एक्सप्लेनेशन साइंस के पास आज भी नहीं है। आज अगर मेरा खून का DNA टेस्ट रिपोर्ट निकाला जाए तो बहुत एक स्ट्रेंज पैटर्न नजर आती है, जिससे पता चलता है कि लगभग 3000 BC में एक बहुत ही मैसिव इवेंट हुआ जिसके बाद 75% मर्दों का वंश गायब हो गया, यानी उनके DNA का कोई नामो निशान नहीं मिलता है आज के हमारे खून में। और अगर हमारे पुराणों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वही समय है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, आज से ठीक 5000 साल पहले। इसको अगर थोड़ा मैथमेटिकली देखे तो उस टाइम पूरे दुनिया का पॉपुलेशन था 1 से 2 करोड़ और हमारा महाभारत क्या कहता है, टोटल 18 अश्विनी सेना इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी टोटल 40 लाख सेना, जिसमें से कुछ चंद वॉरियर्स को छोड़कर कोई भी नहीं बचा। और डेटा के अकॉर्डिंग साउथ एशियन रीजन का जो टोटल पॉपुलेशन था लगभग 1 करोड़ था युद्ध से पहले। अब अगर 1 करोड़ में 50-50 मेल फीमेल मान ले तो अभी 50 लाख मेल में से सिर्फ 10 ही लाख मेल बचे 50 लाख फीमेल के लिए, तो जो रेशियो खड़ा होता है वो है 1:5 और एग्जैक्टली यही वो रिजल्ट है जो हमारे खून के DNA टेस्ट से निकल आता है। और ये सेम पैटर्न यूरोप में भी नजर आता है कुछ सालों बाद। मतलब ये एक ऐसा युद्ध था जिससे पूरी दुनिया अफेक्ट हुई थी। 1990 में अंडर वाटर एक्सकैवेशन के थ्रू गुजरात के तट पर एक प्राचीन शहर डिस्कवर किया कार्बन डेटिंग से, जिसका उम्र पता चला 5 से 5500 साल पहले की है ये। और इसका वर्णन कुछ श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी से मिलता जुलता है। और भी खुदाई करने पे जो प्रमाण मिला है जिससे पता चलता है तब का इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, गांधार जो अफगानिस्तान है, पांचाल यूपी और द्वारिका यानी गुजरात ही है। इतना सारा प्रमाण एक कोइंसिडेंस था या फिर सच्चाई, ये तो मैं आप पर ही छोड़ता हूँ कि आप क्या मानते हो। महाभारत सिर्फ एक कहानी है या फिर हमारा इतिहास? हर चीज जो हमें इतिहास में पढ़ाई जाती है क्या वो सच्ची घटना होती है? तो फिर एक राजा जो दुनिया जीतने के इरादे से निकला हुआ था, अचानक भारत का एक छोटे से राज्य से युद्ध करने के बाद वो वापस क्यों घूम के चला जाता है? इतिहास कहता है कि 2300 साल पहले अलेक्जेंडर जब पहली बार इंडिया आए थे, कुरु को हराने के बाद उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उनका राजपाट लौटा दिए और अपने देश चले गए, क्योंकि उनके आर्मीज 10 साल से लगातार युद्ध कर रही थी और बहुत ज्यादा थक चुकी थी। ये वो कहानी है जो हमें किताबों में पढ़ाया गया बचपन में, मगर पूरी सच्चाई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई
क्या थी। उन्हीं के देश ग्रीस का ही एक हिस्टोरियन डियोडोरस लिखते हैं कि अलेक्जेंडर पुरु की बहादुरी से खुश होकर उसको अपना राज वापस नहीं लौटाया, बल्कि उसका वजह था डर। पुरु के पास थे पूरे 200 ट्रेंड हाथी और ये तो बस शुरुआत ही था। उस वक्त भारत में राज कर रहे थे नंदा डायनेस्टी और गंगारिदाय डायनेस्टी। महाभारत का हस्तिनापुर तो याद होगा आपको, हस्तिनापुर जो बाद में मगध बना, और वही मगध में राज कर रहे थे नंदा डायनेस्टी जिसके पास 2000 ट्रेंड वॉर एलिफेंट्स थे, और गंगारिदाय डायनेस्टी जिनके पास 4000 ऐसे ट्रेंड वॉर एलिफेंट्स थे। जब अलेक्जेंडर की फौज को पता चला इंडिया में टोटल 10,000 ऐसे वॉर एलिफेंट्स उनके लिए वेट कर रही है, तो डर के मारे उसके सेना ने युद्ध लड़ने से ही मना कर दिया। और मेगास्थनीज की किताबों से ये भी पता चलता है कि शायद अगर अलेक्जेंडर भारत में राज करने का सोचता तो वो उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती, लेकिन इतना स्मार्ट तो अलेक्जेंडर था कि वो गलती उन्होंने नहीं किया, और तभी इतिहास में उनका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से लिया जाता है, और ये सारे भारत के कारनामे इतिहास के पन्नों में दब कर रह जाता है। दक्षिण में मराठा और नॉर्थ ईस्ट में अहोम, दो ऐसे नाम थे जिसके वजह से मुगल्स कभी पूरे भारत में रूल नहीं कर पाया। फिर भी 99% इंडियंस को अहोम्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जबकि इन्होंने सिर्फ एक बार नहीं 17 बार मुगल्स को हराया। हुआ कुछ ऐसे था कि अहोम्स को हमेशा के लिए मिटाने के इरादे से औरंगजेब अपने 40 जहाजों में 55,000 की बड़ी फौज लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था, और अहोम्स के पास सिर्फ 10,000 सोल्जर्स थे, और वो भी मोस्टली आदिवासी। उन्हें पता था कि मैदानी जंग में जीतना मुश्किल होगा, इसलिए वो मुगलों को पानी के रास्ते अटैक करने पे मजबूर किया, और ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे पतली मोड़ सरायघाटा को चुना मुगल्स पे अटैक करने के लिए। पानी का डेप्थ वहाँ इतना कम था कि वहीं पे मुगल्स के जहाज सबसे ज्यादा लाचार थे, और 3 अलग अलग पर्वतों से एक साथ मुगलों पे हमला बोला। साथ ही पानी के रास्ते छोटे छोटे नावों से अहोम्स ने पूरे मुगल जहाजों को घेर लिया। ऊपर से गारो और नागा जैसे ट्राइब्स का साथ मिला जो जंगलों का चप्पा चप्पा जानते थे। वो लोग जंगलों से आते थे और अटैक करके फिर से छुप जाते थे। मुगलों के जहाजों में आग लगा दिया और पानी में ट्रेंड मगरमच्छ तक छोड़ दिए। एक टाइम पे आके तो मुगलों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनका पाला इंसानों से पड़ा है कि भूतों से। और ये सारे प्लान्स के पीछे एक इंसान का दिमाग था जो आज भी इंडियन हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जनरल्स में से एक है, जिनका नाम है लचित बोरफुकन। हर साल एनडीए के टॉप कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है, लेकिन हमारे हिस्ट्री बुक्स ने औरंगजेब को पढ़ाते पढ़ाते इनको तो भुला ही दिया है। मगर याद रखना, नॉर्थ ईस्ट का इतिहास जाने बगैर भारत का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। जय हिंद। जवान मूवी का ये सीन तो आपको याद होगा। मिस्टर काली, आपकी गन्स की वजह से हमारे 27 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये मिस्टर काली, आपकी यही बंदूक थी। लोड किया, लीवर को अनलॉक किया, एंड देन और ये एक सच्ची घटना है। वो वक्त था 1999। दुश्मन ऊंचाइयों पर था, हमारे सोल्जर्स नीचे से चढ़ाई कर रहे थे। कारगिल के पहाड़ों में 3 महीने तक चलती रही उस जंग में भारत ने फाइनली जीत तो लिया, लेकिन किस कीमत पर। 527 सोल्जर्स कभी वापस अपने घर नहीं लौटे, और ज्यादातर इसलिए क्योंकि उनके राइफल्स काम करना बंद कर दिया था दुश्मन के सामने। और ये पहली बार नहीं हो रहा था। 1962 सियाचिन की युद्ध, चाइनीज सोल्जर्स मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ उतरा, जबकि हमारे पास वही पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के इंपोर्टेड राइफल्स थे जो सियाचिन की -10 डिग्री के टेम्परेचर में जम गया था। रेडियो के बैटरीज तक काम करना बंद कर दिए थे, तो इंटेल कहां से मिलेगा। आज हम पाकिस्तान को देखकर हंसते हैं ना, कभी दुनिया हम पर हंसती थी। और वहीं से जन्म हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEML जैसे PSU कंपनीज का। आज हमारा 65% डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ इंडिया में बनती है, जब एक टाइम पे 65% हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, 100 से ऊपर देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। मिसाइल्स जैसे ब्रह्मोस, अग्नि 5, तेजस, डॉर्नियर जैसे एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन से लेके रेडार तक, और गोली से लेके बुलेट प्रूफ जैकेट तक एवरीथिंग एक्सपोर्ट करते हैं, और सब के सब मेड इन इंडिया। और इन 100 देशों में शामिल है अमेरिका, फ्रांस, UAE जैसे बड़े बड़े कंट्रीज। वह कुछ ऐसे कि मेक इन इंडिया के चलते गवर्नमेंट ने कुछ मेजर पॉलिसीज पे चेंज लाया। अगर कोई चीज इंडिया में बन सकता है तो आर्मी को वही यूज करना पड़ेगा। ऐसे इंडियन PSUs को ऑर्डर मिलने लगे। अगर हम खुद ही अपने देश में बना हुआ सामान जंग में यूज नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी। नतीजा 2014 में जो डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया का सिर्फ 636 करोड़ था, 2024 आते आते बढ़कर 23,622 करोड़ हो गया। सिर्फ 10 साल के अंदर 34 गुना बढ़ा। और इससे भी बड़ी बात है कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 35% है। बाकी के 65% प्राइवेट कंपनीज जैसे टाटा, महिंद्रा, L&T और अभी IDX जैसे स्टार्टअप्स भी आगे आ रहे हैं अपने एंटी ड्रोन गन्स, इनक्रिप्टेड रेडियोस जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए, आज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से वेपन्स मंगवाओगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। अमेरिका से मंगवाओगे तो 100 तरह के रिस्ट्रिक्शंस के साथ आएगा, यानी अमेरिका जिसको चाहेगा उसी पे अप्लाई कर सकते हो, तो फिर क्या मतलब। और चाइनीज वेपन सस्ता तो है, लेकिन कौन भरोसा करेगा उस पे, पाकिस्तान के अलावा। यहाँ पे इंडिया को दोनों तरफ से एज
पैकेज मिल चुका है। इसीलिए अगले 5 साल में 23,000 को 50,000 करने का टारगेट है। और इंडिया के बारे में ऐसे ही प्राउड मोमेंट्स जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए। अगर हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसी के साथ किया है ना, तो वो इनके साथ है। अपने अंतिम दिनों पे सड़कों पे फूल बेच के गुजारा करने वाली ये फ्रीडम फाइटर अगर नहीं रहती तो ना ही सुभाष चंद्र बोस जिंदा रह पाते और ना ही कभी आजाद हिंद फौज बन पाती। और ये सब कुछ शुरू हुआ जब बचपन से क्रांतिकारी सोच रखने वाली इनकी शादी एक ब्रिटिश के प्रति वफादार ऑफिसर के साथ हुआ। फिर पता चला कि पति सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक अंडरकवर स्पाई है जो बड़े बड़े इंडियन लीडर्स को पकड़वाने का काम कर रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने अपने पति को छोड़ के वापस आ गई। यहाँ तो उन्हें पता चला कि एक आर्मी बनाई जा रही है ब्रिटिश को फाइट बैक करने के लिए, जिसमें वुमेन सोल्जर की भी भर्ती हो रही है, जबकि तब ब्रिटिश आर्मी में भी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं हुआ करता था। उस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट और उस आर्मी का नाम था आजाद हिंद फौज। उनकी हुनर को देखते हुए नेताजी खुद उन्हें ब्रिटिश के जासूसी करने में लगा दिया था। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ उनकी पति देश से गद्दारी कर रहे थे, वहीं उनकी पत्नी देश के लिए मर मिटने का कसम खा चुकी थी। एक बार नेताजी एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पे बाहर गए हुए थे और वहीं पे उन पर गोली चली, जिससे उनके ड्राइवर की वहीं पर मौत हो गई। गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके खुद के पति थे और जिस इंडियन लीडर को मारने का असाइनमेंट उन्हें मिला हुआ था वही थे सुभाष चंद्र बोस। और ऐसे ही एक बार फिर पति पत्नी का सामना हुआ, लेकिन इस बार जंग के मैदान में। और नेताजी ने 1 मिनट भी सोचे बिना अपने चाकू से वार किया और उन्हें जमीन पे गिरा दिया। उस दिन नेताजी की जान बचाने के लिए अपने सुहाग का बलिदान दे दिया उन्होंने। 1944 में बिहार में जब एक अंडरकवर मिशन पर थी तो ब्रिटिश ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और सीधा काला पानी का सजा सुनाया गया। वहां पे उनके साथ इनह्यूमन टॉर्चर किया गया। उनकी सीने पे गर्म सिक्के से निशान बनाया गया, उनके कमर तोड़ दी, यहाँ तक कि उनकी लेफ्ट ब्रेस्ट तक को काट दिया। एक ही सवाल थे, नेताजी कहां पर है? और हर बार उनका हंसते हुए जवाब आया कि मेरे दिल पर। देश आजाद हुआ, बड़े बड़े लीडर्स को अपने हिस्से का नाम, इज्जत, सम्मान सब कुछ मिला, लेकिन इनकी जिक्र कहीं नहीं हुई। अपने आखिरी दिनों में अपने घर से बेघर होकर हैदराबाद की सड़कों पर फूल बेच के गुजारा करने वाली ये कहानी भारत की पहली महिला स्पाई नीरा आर्या जी की है। 1925 की एक रात इंडिया से लूटे हुए संपत्तियों से भरे एक ब्रिटिश ट्रेन काकोरी रेलवे स्टेशन से होते हुए गुजरने वाली थी और चुप्पी से उसी के इंतजार कर रहे थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी लीडर्स। जैसे ही काकोरी स्टेशन आता है, ट्रेन को रोका गया 10 मिनट के लिए और फिर शुरू हुई आजादी की लड़ाई का सबसे साहसी अध्याय, रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी का ट्रेन लूट। लेकिन ये लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे? ठीक 2 दिन पहले की बात है। सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर सोचा कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा इस बार और मुरादाबाद के एक सम्मेलन में सारे इकट्ठा हुए और उस संगठन का नाम था आर्य समाज, जिसने ऐसे कई क्रांतिकारियों की जन्म दी। इसे बनाने वाला कोई क्रांतिकारी, लेखक या पंडित नहीं थे बल्कि एक सन्यासी थे। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और पहली बार इंडियंस को एक नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। एक विदेशी राजा कभी अपने मन से स्वदेश का भला नहीं चाह सकता और उन्होंने ही तब सबसे पहले स्वराज की बात की और यही विचार वर्षों बाद बने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं हासिल करके रहूंगा। लाला लाजपत राय ने उन्हें स्वराज का प्रथम संदेशक कहा है। एक ऐसा समय जब कई देशवासी अपने इतिहास, अपने कल्चर भुला के गुलामी को अपना भाग्य मान लिया था, वैसे में उन लोगों को अपने इतिहास के बारे में, अपने सनातन संस्कृति के बारे में पढ़ाना और उन्हें इंस्पायर करना कई सारे युवाओं को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इन्हीं में से कुछ नाम थे वीर सावरकर, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की, जिनके विचारों के जड़ कहीं न कहीं इसी सन्यासी की ही प्रेरणा थी। और ऐसे ही पूरे देश भर में बहुत तेजी से फैलने लगी उनकी आर्य समाज की ये थिंकिंग। यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने भारतीयों को फिर से अपने पुराने सनातन संस्कृति के बारे में गर्व करना सिखाया। आज जो अपने कल्चर्स को कितना प्राउड है ना, उसमें से 99% को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनका नाम भी नहीं पता कि कौन थे ये। और उन्होंने सिर्फ वेदों को प्रमोट नहीं किया, उन्होंने धर्म के नाम पे फैला हुआ अंधविश्वास को भी चैलेंज किया। समाज में औरतों का समान अधिकार के लिए बात किया। उन्होंने बोला पहले अपने इस दिमाग को, अपनी सोच को स्वतंत्र करो, अंग्रेजी हुकूमत से आजादी उसके बाद आएगी। ये सन्यासी ने अपने हाथों में कभी शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन लाखों को इंस्पायर किया। नहीं, शस्त्र उठाने के लिए नहीं, लाखों की विचारों को इंस्पायर किया। फिर जिसको जैसे सही लगे, चाहे वो बिस्मिल जैसे अपने ही देश के लूटा हुआ संपत्ति को वापस लाने में मदद करे, या फिर भगत सिंह जैसे हाथों में हथियार उठा के देश के लिए हंसते हंसते अपने गले में फांसी का फंदा पहन ले, या फिर सुभाष चंद्र बोस जैसे अंडरग्राउंड होकर ब्रिटिश के ही दुश्मन हिटलर से हाथ मिला के दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी आजाद हिंद फौज बनाकर ब्रिटिश के खिलाफ देश वापस आके जंग छेड़ दे। वो तो उन पे डिपेंड करता है ना कि कौन इसको कैसे अपनी जिंदगी में उतारता है। उन्होंने कोई डकैती नहीं की, ना ही कभी जेल गए और ना ही कभी मोर्चा निकाले। उन्होंने अगर कुछ किया तो भारत के आत्मा को पुनर्जीवित किया। सच में ही वो स्वराज के पहले पुजारी थे, वो काकोरी से पहले की क्रांति थे, आर्य समाज के प्रतिष्ठाता थे, वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और ऐसे ही इंडिया के अननोन हीरोज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।
हाथ में तिरंगा लेके चल रहे 73 साल की इस औरत ने अपने सीने पर गोली खाई, लेकिन इस झंडे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। लेकिन तब ये झंडा ऐसा नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखता था। इससे पहले भी टोटल 6 बार इस झंडे को बदला जा चुका है। 1904 में पहली बार इंडिया का फ्लैग डिजाइन हुआ और वो एक विदेशी महिला ने किया, आयरलैंड से आई हुई स्वामी विवेकानंद के डिसाइपल सिस्टर निवेदिता। रेड और येलो कलर से बना स्क्वायर शेप की इस फ्लैग के बीच में भगवान इंद्र के वज्र का साइन था और बीच में बंगाली में वंदे मातरम लिखा हुआ था। जहाँ रेड सैक्रिफाइस और स्ट्रगल को दर्शाया, वहीं येलो विक्ट्री को। फिर 2 साल बाद 1906 में ऑफिशियली कलकत्ता में ये फ्लैग लहराया गया, ग्रीन, येलो और रेड 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स के साथ। ऊपर के 8 लोटस इंडिया के तब 8 प्रोविंस को दिखाता था और नीचे सूरज और चांद हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था। इस फ्लैग को डिजाइन किए थे सचिंद्र कुमार बोस और सुकुमार मित्र ने। रेड करेज एंड सैक्रिफाइस, ग्रीन प्रॉस्पेरिटी एंड येलो पीस को दर्शाता था। फिर अगला वर्जन 1907 में जर्मनी में फहराया गया, जिसका डिजाइन दिया था वीर सावरकर जी ने और बस यहाँ पे लोटस के साइड व्यू की जगह अपर व्यू दिया गया। फिर 1917 में आया 4th वर्जन और ये सबसे कंट्रोवर्शियल वर्जन था, क्योंकि इसमें 5 ग्रीन और 4 रेड स्ट्राइप के साथ साथ ऊपर कॉर्नर में एक ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था। ये फ्लैग एक डोमिनियन स्टेटस के लिए था, ना कि एक कंप्लीट फ्रीडम इंडिया के। फिर 1921 में आई गांधी जी का अपना वर्जन, जिसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें व्हाइट, ग्रीन और रेड स्ट्राइप्स था और बीच में एक चरखे का साइन था। यहाँ पे रेड हिंदू कम्युनिटी को, ग्रीन मुसलमान और व्हाइट अदर रिलीजियंस को डिनोट करता था और चरखा स्वदेशी यानी सेल्फ रिलायंस का साइन था। लेकिन ये धर्म को रिप्रेजेंट करने वाली बात लोगों को पसंद नहीं आई और फिर गांधी जी को इसका मतलब चेंज करना पड़ा और व्हाइट बन गया पीस का प्रतीक, रेड बन गया स्ट्रेंथ एंड सैक्रिफाइस का प्रतीक और ग्रीन फेथ, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी का। फिर 1931 में आई अभी का जो फ्लैग है उसका क्लोजेस्ट, ऊपर सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन वाली फ्लैग, जिसके बीच में एक चरखा था और यही वो फ्लैग था जो उस दिन वो 73 साल की मातंगिनी हाजरा हाथ में लेकर अपना जान दी। 22 जुलाई 1947 को हमारा आखिरी और अभी का नेशनल फ्लैग अनाउंस हुआ, जिसका एक्चुअल डिजाइनर पिंगली वेंकैया थे। इसमें चरखा के बदले एक अशोक चक्र ऐड किया गया, जिनके ये 24 स्पोक्स हमारे 24 वर्च्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस चक्र का एडिशन हमारा पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर आर राजेंद्र प्रसाद की सजेशंस पर हुआ। एक तमिल भाषी ने जिसे डिजाइन किया, एक गुजराती ने जिसे प्रमोट किया और एक बंगाली ने जिसकी शान के खातिर अपनी जान दे दी। आज उसी तिरंगा के नीचे हम एक दूसरे से अपनी भाषाओं को लेकर लड़ रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना। आज भी जिनको लगता है कि उनका भाषा दूसरों की भाषाओं से बेहतर है या ऊपर है, उन तक ये वीडियो पहुंचनी बहुत जरूरी है। अगर ये इंसान नहीं रहते तो 1947 में श्रीनगर समेत पूरा का पूरा कश्मीर आज पाकिस्तान के कब्जे में होता। मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिजू पटनायक जी के बारे में, जिनका अंतिम संस्कार भारत समेत 3 देशों के झंडे में लिपट कर हुआ। वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ 100 रीजंस टू बी अ प्राउड इंडियन। 1942 में ब्रिटिश राज के दौरान पटनायक जी रॉयल इंडियन फोर्स के पायलट होने के साथ साथ आजाद हिंद फौज के लिए एक डबल एजेंट का काम करते थे। सुभाष बोस के कहने पर बर्मा में लड़ रहे ब्रिटिश आर्मी को ब्रिटिश के खिलाफ बगावत करने का मैसेज छपवा कर लिफलेट्स गिरा दिए। अंदर की जासूस ने उन्हें धोखा दिया और पटनायक जी को जेल में डाल दिया। फिर आई 1947, भारत आजाद हुआ और पटनायक जी जेल से छूटे। लेकिन तभी पाकिस्तानी फोर्सेस आधा कश्मीर कब्जा करके तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था। नेहरू जी ने कहा, अगर एयरपोर्ट में एनिमीज दिखे तो लैंडिंग मत करना, क्योंकि ये एक सुसाइड मिशन हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपने जान पे खेलकर 1st सिख रेजिमेंट को श्रीनगर में सक्सेसफुली उतारा। रिजल्ट, पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। इंडोनेशिया में डच फोर्सेस के अटैक के बावजूद बिजू पटनायक जी और उनकी पत्नी ने वहां के पीएम को सेफली इंडिया ले आए, जबकि डच फोर्सेस ने क्लियर थ्रेट दे दिया था कि अगर कोई भी इंडियन फ्लाइट आसमान में दिखे तो उसको डायरेक्ट शॉट डाउन कर दिया जाएगा। और भी रशिया के रेड आर्मी के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजियों से छुपकर हिमालय के ऊपर से आर्म्स एंड एम्यूनिटीज सप्लाई किया। इसी बहादुरी को देखते हुए इंडोनेशिया ने अपना हाईएस्ट ऑनर भूमिपुत्र और रशिया ने जुबली मेडल से सम्मानित किया। फाइनली जब 1997 में उनका देहांत हुआ तो उनका अंतिम संस्कार इंडिया, इंडोनेशिया और रशिया 3 देशों के झंडे में लिपट कर हुआ। क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं, पूरे दुनिया के हीरोज में से एक की है। जब दुनिया डिजीज को श्राप और सर्जरी को पाप समझती थी, एक भारतीय ऋषि ने कुछ ऐसा खोज किया जिसके लिए दुनिया तब बिल्कुल तैयार नहीं थी। काशी में बैठकर एक ऋषि ने डेड बॉडीज को सिर्फ काटा नहीं बल्कि उसका स्टडी किया। उन्होंने बताया कि ये पाप नहीं, साइंस है और मेडिकल साइंस में एक नया अध्याय जुड़ गया, सर्जरी। मैं बात कर रहा हूँ द फादर ऑफ सर्जरी कहलाने वाले ऋषि सुश्रुता के बारे में। वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ 100 रीजंस टू बी अ प्राउड इंडियन। 2500 साल पहले उन्होंने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में राइनोप्लास्टी यानी नाक की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का वर्णन किया है। गाल की स्किन को काटकर नाक बनाना। ये टेक्निक बाद में अरब डॉक्टर्स ने सीखी और फिर वहां से यूरोप तक पहुंची। राइनोप्लास्टी आज भी प्लास्टिक सर्जरी का बेस है। उन्होंने ही आंखों में मोतियाबिंद की इलाज करने के लिए काउचिंग टेक्निक का जिक्र किया, जिसमें पुराने लेंस को हटाकर विजन वापस लाया जाता है। जन्म देने के दौरान समस्या होने पर सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी का भी विधान उन्होंने ही दी। इसके अलावा भी हड्डी जोड़ने से लेकर किडनी से पत्थरी हटाने तक 300 सर्जरी समेत 1120 रोगों के जिक्र और उनके इलाज के तरीके भी लिख कर गए थे अपने किताब में।
उन्होंने ये नॉलेज अपने तक ही सीमित नहीं रखी, अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सिखाया। लेकिन सिखाने के लिए बॉडी नहीं बल्कि कद्दू और लॉ की भी प्रैक्टिस करवाते थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सुश्रुत को राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट सर्जरी इन्वेंशन करने के लिए एक्नॉलेज किया है। भारत के गौरव जितना ज्यादा मंदिरों में दिखता है उससे कई गुना ज्यादा किताबों में छुपा है, जहां तक मॉडर्न साइंस को पहुंचने में अभी शताब्दी लग जाएगी। ब्रिटिश जिस आयुर्वेदा को अनसाइंटिफिक और जंगली कहकर नीचा दिखाता था, आज वही लोग आयुर्वेदा को सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है पूरे दुनिया भर में। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटाली मिला के सिर्फ यूरोप अकेले 41% आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, जबकि इंडिया इसके आसपास भी नहीं आता, बहुत पीछे है। इसके बाद अमेरिका आता है 21%, जहां एक तरफ यूरोप में आयुर्वेदा सुपरस्टिशियस से साइंटिफिक बन गया और हम क्या कर रहे हैं, उनके रिजेक्टेड कॉस्मेटिक्स को यूज करके अपना स्किन हेल्थ खराब कर रहे हैं। एक शॉकिंग फैक्ट पता है, 2024 में आयुर्वेदा का टोटल मार्केट $12.6 बिलियन का था, जो आने वाले 10 साल में 2033 तक $36 बिलियन का बन जाएगा 14% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ। इसको कंपेयर करें तो इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% के दुगने से भी ज्यादा है ये। पर सवाल आता है क्यों? उसका जवाब आपको इस वर्ड के मतलब में मिलेगा। आयुष मतलब लॉन्गजिविटी और वेद मतलब नॉलेज, मतलब ज्ञान तथा विज्ञान, जिसका मतलब हुआ द साइंस ऑफ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी दीर्घायु का विज्ञान, जो कहता है स्वस्थ सिर्फ वो नहीं जिसके शरीर में कोई बीमारी ना हो, बल्कि जिसके वात, पित्त और कफ यानी कि इंटरनल एनर्जी, अग्नि, ओवरऑल एलिमेंट्स का मात्रा और मेंटल स्टेट, ये तीनों चीज जिसका हार्मनी में हो, केवल वही स्वस्थ कहला जा सकता है, बाकी नहीं। और इस 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी साइंस का जनक पता है कौन है? आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, महर्षि धन्वंतरी, जिनका जन्मदिन आज हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं ना, उन्हीं को द फादर ऑफ मेडिकल साइंस भी कहा जाता है। आज हम धनतेरस में ये जो धन का मतलब है ना, उसे हेल्थ से बदल के सोना चांदी में कन्वर्ट कर चुके हैं। लेकिन असल में ये दिन था धन देवता ने हमें सबसे बड़ा धन आयुर्वेदा का धन दिया, जिसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वो तो आज 21st सेंचुरी में जाके जब मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स इतना बढ़ चुके हैं, तब दुनिया ने उनके साइंस को एक्नॉलेज किया, आयुर्वेदा को एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा था आरोग्यम परमम भाग्यम स्वस्थम सर्वर्थ साधकम, यानी हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। यूके, जर्मनी जैसे कंट्रीज में आयुर्वेदा के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स तक खोले जा चुके हैं। आज यूरोप अपना टैग लगा के दुनिया भर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेच रहा है। कभी इन यूरोपियंस को लगता था ये जंगली जड़ी बूटियों से चिकित्सा करता है, ये हमारा अंधविश्वास होगा। अब वक्त आ गया है हमें अपना पहचान याद करने की, क्योंकि आयुर्वेदा एक मेडिसिनल सिस्टम के साथ साथ एक विरासत भी है, जिसे हम भारतीयों को अपने पूर्वजों से मिला है, ना कि इन यूरोपियंस को। वरना बहुत जल्द ये इसमें भी अपना पेटेंट करवा लेंगे। आयुर्वेदा का डिटेल्स हिस्ट्री जानने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ना। चेस की गेम में जिसे हम किंग कहते हैं, उसके सर पे क्राउन के जगह ये क्रॉस क्यों होता है? क्या ये सच में राजा ही है या कुछ और? लोग कहते हैं कि चेस एक वॉर स्ट्रेटजी गेम है, लेकिन इसके पीस के नाम के अलावा कुछ भी रियल बैटलफील्ड से मेल नहीं खाता, क्योंकि ये एक्चुअल चेस है ही नहीं। ये तो एक लेस इंटेलिजेंट पीपल के लिए बनाया गया इजियर और सिंप्लीफाइड वर्जन था चतुरंग के, जिसे भारतवर्ष ने 1500 साल पहले दुनिया को दिया था, जहाँ पे हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक और रथ पे बैठे वॉरियर्स अपने राजा मंत्री के साथ एक साथ जुट बना के बैटलफील्ड के 4 अलग अलग कॉर्नर से एक साथ अटैक करता, एग्जैक्टली जैसा रियल बैटलफील्ड में होता है। टोटल 4 प्लेयर्स में से कोई भी 2 आपस में अलायंस बना के तीसरे को टारगेट बना सकता था बिना उसको बताए। आपको कभी पता नहीं रहता कौन किसके साइड से खेल रहा है। फिर ये गेम इंडिया से पर्शिया गया और वहां से अरब होते हुए यूरोप तक पहुंचा। वहां के लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहे, तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। 4 प्लेयर्स की जगह 2 प्लेयर्स का गेम बन गया। ये जो 4 साइड में आपस में अलायंस बना के अटैक करने वाली बात थी ना, उसको गायब कर दिया गया, जो चतुरंग की जान हुआ करती थी। मंत्री जो डायगोनली सिर्फ एक स्क्वायर चल पाता था, उसको क्वीन बना के पूरे चेस बोर्ड में कहीं भी कितना भी मूव करवा दिया, जो इस गेम को बहुत ज्यादा इजी कर दिया और साथ में इम्प्रैक्टिकल भी। लेकिन इस सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस गेम का, लक का एलिमेंट, वो खो गया, क्योंकि चतुरंगा सिर्फ डाइस से चलता था। डाइस जितना पॉइंट देगा उतना ही स्टेप आप अपने ट्रूप्स को मूव करा सकते थे। यानी आप स्ट्रेटेजी तो बना सकते हो, लेकिन डेस्टिनी वो हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक जैसे रियल बैटलफील्ड में होता है। और चैरियट बना रूट और घोड़ा बना नाइट, इन दोनों का सिर्फ नाम छोड़ के सब कुछ सेम ही रखा। एग्जैक्ट घोड़े का जो 2.5 चल का स्टेप है, अगर इसको भी बदल देता तो ये गेम कुछ रहता ही नहीं। ये सब सिंप्लीफिकेशंस के साथ साथ ही इसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसको क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ के राजा के सर पे एक क्रॉस लगा दिया इंग्लैंड ने, और इसका नाम चेस रख दिया गया। आई थिंक कि अब वक्त आ गया है इंडिया में चतुरंग को रिवाइव करके एक नेशनल स्पोर्ट का दर्जा दिया जाए। आखिर 2300 साल पहले इस इंसान ने अपने किताब में ऐसा क्या लिख दिया जो आज भी
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। ये कहानी शुरू होता है 1770s में, जब एक स्कॉटिश फिलोसोफर ने एक किताब लिखा जिसने पहली बार रिटन तरीके से आज का स्टॉक मार्केट का जन्म दिया, और इसी के वजह से उनको द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाने लगा। लेकिन उसके लगभग 150 साल बाद 1905 में इंडिया के माइजोर से एक 2300 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिली, और उसी मैन्युस्क्रिप्ट से ये भी जानने को मिला कि उन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करके एक ऐसा एम्पायर बनाया गया था जो आज के इंडिया से लगभग 2 गुना बड़ा था और कई गुना ज्यादा अमीर और समृद्ध होने के साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर भी हुआ करता था। भारत भूमि का सबसे गौरवान्वित समय चल रहा था उस वक्त। एक सिंगल इंसान ने अपना दिमाग लगाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसको आज भी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में स्टडी किया जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले मार्केट रेगुलेशन की बात की ताकि बड़े व्यापारी अपने मनमानी ना कर सके। उनका कहना था कि अगर मार्केट को खुला छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले जो आम जनता है ना वो मर जाएगी। इसको आप वैसे समझ सकते हो जैसे आज की सरकार MSP यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस तय करती है और पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम ज्यादा करती है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें बाजार के हवाले बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे नमक हो गया, खनिज हो गया और डिफेंस सेक्टर हो गया। इन सेक्टर्स पर राज्य का ही नियंत्रण होना चाहिए। आप देखिए आज भी कोल, पेट्रोल, रेलवेज, डिफेंस जैसे सेक्टर गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल करती है। लोन लेना देना और उस लोन पे इंटरेस्ट देने का कंसेप्ट भी तभी से चलता आ रहा है। आज जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, EMI चुकाते हो और ना चुकाने पर आपकी प्रॉपर्टी छीन लिया जाता है, ठीक वैसा ही सिस्टम तब भी था। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आप लोन नहीं चुका पाए तो आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं बट आपको दंड दिया जाता था, और ये सब कुछ उस किताब में प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। अब इसको आप आज की बैंकिंग से कंपेयर करो या ना करो, बट है तो लगभग सेम ही कंसेप्ट। और ऊपर से ये जो नकली नोट बनाने की परंपरा है ना वो आज की नहीं है। अभी जो नोट्स बनाते हैं ना तब के टाइम पे लोग सिक्के डुप्लीकेट बनाते थे। हाँ 2300 साल पुरानी बात है ये। तो वो जो लोग थे ना बनाने वाले, उनको बहुत कड़ी सजा सुनाई जाती थी क्योंकि इनका मानना था ऐसे जो लोग हैं ये सिस्टम को अंदर ही अंदर झंझोड़ के रख देता है। और इन सब के ऊपर था भारतवर्ष के तब का अपना स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट। उन्होंने कहा कि अगर बड़ा बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप में करो। इसका 2 फायदा बताया उन्होंने। पहला तो जो प्रॉफिट होगा वो सब में शेयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, और दूसरा अगर गलती से बिजनेस डूब गया या घाटे में चला गया तो जो लॉस होगा वो सब में बटेगा। इससे क्या होना चालू हुआ कि जो रिस्क फैक्टर था वो कम हो गया और लोग ज्यादा से ज्यादा नए बिजनेस पर इन्वेस्ट करने लगे। आज हम सुबह 9 बजे जैसे मोबाइल में स्टॉक मार्केट लेके बैठ जाते हैं, वैसे तो नहीं करते थे वो, लेकिन ये जो सिस्टम था प्रॉफिट या लॉस जो भी हो सब आपस में बांट ले, यही तो है स्टॉक मार्केट का बेसिक कंसेप्ट। तो अगली बार जब आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाओ तो याद रखना आप उस विरासत की पार्ट हो जिसकी नींव रखी गई थी आज से 2500 साल पहले द लेजेंड, द मिथ, द वन एंड ओनली विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य तथा चाणक्य के द्वारा अपने किताब अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र उन कुछ चुनिंदा किताबों में से है जो फॉर्चुनेटली एग्जिस्ट कर गई और आज भी वैसा का वैसा इंटैक्ट मिलता है। मैं इसको यहाँ ऊपर लिंक कर रहा हूँ, हो सके तो एक बार पढ़ना इसको। ये एक टैबलेट अमेरिका में 50,000 का एक मिलता है और इंडिया में सिर्फ 5 रुपए का। पेरीमिथामाइन नामक एक बहुत ही रेयर डिजीज के इलाज के लिए बहुत क्रूशियल है ये। और ऐसे ही कई टैबलेट्स है जो यूएस इंडिया से मंगवाता है। यूएसए का फार्मा सेक्टर 40% सिर्फ इंडिया पे डिपेंडेंट है उनके ड्रग सप्लाई के लिए। फिर भी यूएसए में दवाई के प्राइसेस ऑलरेडी काफी हाई है, मिडिल क्लास लोग के रीच के बाहर, और ऊपर से अगर इंडियन प्रोडक्ट्स में टैरिफ लग जाता है तो इसका जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट कर जाएगा, जिससे यूएसए का फार्मा सेक्टर पूरा क्रैश कर सकता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि यूएसए को नहीं पड़ता है तो अगर इंडिया से ट्रेड ना करे तो। अब ऊपर से और क्या होने वाला है, अमेरिका का सबसे बड़ा थ्रेट था चाइना। अब यहाँ पे बड़े बड़े अमेरिकन टेक कंपनीज को चाइना से निकल के एक ऐसा अल्टरनेटिव ऑफर करना चाहिए था जो पॉपुलेशन, टैलेंट और पॉसिबिलिटी के मामले पे चाइना को टक्कर दे सके, तो वो इंडिया ही था। कुछ दिनों पहले इस लीक्ड डॉक्यूमेंट में लिखा था कि अमेरिका सालों से साउथ एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को एज एलाई खड़ा करना चाह रहा था। अब ट्रम्प के इस मूव से सालों की इस मेहनत पे अमेरिका का पानी फिर जाएगा। और इससे भी बड़ा फायदा जो इंडिया को होने वाला है, सालों से जो ब्रिक्स की गाड़ी अटकी पड़ी थी इंडिया चाइना रिलेशन के लिए, वो अब सुधरने वाली है। और इस चीज से सबसे ज्यादा खुश अमेरिका के 2 अपोजिशन हो गए। पहला तो रशिया जो सालों से चाह रहा था कि इंडिया चाइना रिलेशन में सुधार आए, और दूसरा चाइना खुद इंडिया पे टैरिफ लगा के ब्रिक्स नेशंस को और करीब आने के लिए मजबूर कर रहा है। और बात यहाँ पे सिर्फ 50% टैरिफ की नहीं है, अगर चाहता तो 50% टैरिफ बोल सकता था, लेकिन बोला कि 25 टैरिफ और 25 पेनल्टी, यानी कि यूएस इंडिया को पनिश कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि उसका डोमिनेंस कितना है, वो कितना पावरफुल कंट्री है। और ये सबसे बुरी बात है। लेकिन इंडिया इससे डरा नहीं। टैरिफ लगाने के अगले ही दिन अजीत डोवाल को रशिया भेजते हैं और पीएम का ये ट्वीट सामने आता है कि इंडिया फर्दर रशिया के साथ अपना फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और इवन पुतिन को हम इंडिया में भी बुला रहे हैं। फाइनली 2 डेड इकोनॉमी इंडिया और रशिया चाइना के साथ डायरेक्टली इंटरलिंक्ड होने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस टैरिफ वॉर से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होता है कि इंडिया को ज्यादा फायदा। हिंदवी स्वराज के प्रतिष्ठाता छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हुई जब औरंगजेब ने सारे हिंदू रीति रिवाजों पर पाबंदी लगा दिया। हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, धर्म को फॉलो करने पे जिजिया टैक्स फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया, जहां एक तरफ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से लेकर मुहर्रम में
जुलूस निकालने तक में खुली छूट दी गई थी, और वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं पर अपनी देवी देवताओं की पूजा तक करने पे कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थी, और जिसका नतीजा हिंदुओं के रिचुअल्स मंदिर के चार दीवारी में और बंद दरवाजे के बीच होने लगी। और इसके कुछ ही सालों के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। महाराज को समझ आ गया था कि सिर्फ स्वराज के सपना दिखाने से स्वराज हासिल नहीं हो सकता, उसके लिए हिंदुओं को अपने धर्म पर, अपने कल्चर पर, अपनी आइडेंटिटी पर गर्व करना होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जीजाबाई की सिखाई हुई राह पर चल के भारतीय संस्कृति में सालों से चली आ रही गणेश पूजन को पहली बार एक स्टेट स्पॉन्सर्ड पब्लिक फेस्टिवल का रूप दिया। इसके बाद सालों बीत गए, लोग अपने कल्चर्स फिर से भूलने लगी। ब्रिटिशर्स ने देश भर में कर्फ्यू लगाकर हर भारतीय को एक तरह से घर में ही बंदी बना लिया। किसी भी तरह की पॉलिटिकल गैदरिंग्स पे रोक लगा दिया गया। और इसी वक्त पर कहानी में एंट्री लेता है भारत का एक शूरवीर केशव गंगाधर तिलक। उनका कहना था कि हम राजनीतिक नहीं सही, धार्मिक मुद्दों के लिए तो इकट्ठा हो ही सकते हैं ना। और यहाँ पे फिर एक बार गणेश चतुर्थी को देश भर में मशहूर किया गया, जहाँ पे सारे स्वदेशी लीडर्स एकजुट होते थे और आपस में स्वराज के प्लान को और मजबूत करते थे। उस समय पुणे से लेके पूरे मुंबई के सड़कों पर पोस्टर्स लगाया गया जो चीख चीख कर कह रही थी कि हम इकट्ठा होंगे और ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट जाकर उसे चैलेंज कर होंगे। देखिए, फेस्टिवल्स तो बहुत होते हैं, बट याद रखना गणेश उत्सव सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये हमारे धर्म और स्वराज की लड़ाई का एक जीता जागता निशान है। गणपति बप्पा मोरया। इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री है जहां नदियों की भी जेंडर होती है। जैसे गंगा और सरस्वती है फीमेल रिवर यानी नदी, दूसरी तरफ अजय और दामोदर है मेल रिवर यानी नद। और इसी दो मेल नद के बीच पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। एक वो टाइम था जब रामचंद्र ने रावण वध करने के लिए शक्ति का आह्वान किया, और एक वो भी वक्त था जब बर्मा के जेल में बैठ के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दुर्गा पूजा करने का सिद्धांत लिया था। आज जिसको दुर्गा पूजा सुन के लगता है ना कि बड़ा बड़ा पंडाल, करोड़ों की बजट, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट फेस्टिवल, इसका मतलब उसे दुर्गा पूजा की एक्चुअल स्टोरी बिल्कुल नहीं पता। आज से 100 साल पहले की बात है। 1925 में सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा के जेल में बैठ के दुर्गा पूजा करने का डिसीजन लिया, लेकिन ब्रिटिश ने साफ मना कर दिया। उधर बोस ने जैसे ही भूख हड़ताल में बैठा, यहाँ दिल्ली में मुद्दा खड़ा हो गया कि अगर क्रिश्चियन कैदियों को क्रिसमस पालन करने के लिए 1200 रुपए का चंदा मिल सकता है, तो हिंदुओं को दुर्गा पूजा करने के लिए सिर्फ 560 रुपए भी क्यों नहीं मिल सकता। अंग्रेजों को हार मानना पड़ा और दुर्गा पूजा फाइनली हुआ। और ये कंसेप्ट कलकत्ता में तब एंट्री लिया जब आजादी के आंदोलन पीक पर थी। वो समय था 1932 की, जब ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट पीक पर थी। दुर्गा पूजा का एक एक पंडाल तब स्वदेशियों का हब बन चुका था, और इसी ट्रेडिशन को लीड कर रहा था शिमला व्यायाम समिति। ये एक ऐसा संगठन था जो फ्रीडम फाइटर्स को फिजिकली शस्त्र और मार्शल आर्ट में ट्रेन करता था, और वहीं से फ्रीडम फाइटर्स को डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता था बंगाल के तब सबसे बड़ा एंटी ब्रिटिश प्रो वायलेंट फ्रंट अनुशीलन समिति के लिए, जिनका आइडियोलॉजी बहुत साफ था, अगर आजादी चाहिए तो शास्त्रों के साथ शस्त्र उठाना भी जरूरी है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उस साल अष्टमी के दिन सुबह एक खास कंपटीशन का आयोजन किया गया, वीराष्टमी उत्सव, जिसमें पार्टिसिपेंट्स डंडे के साथ साथ भाला और चाकुओं के साथ ब्रिटिश के सामने खुला प्रदर्शन किया। वहाँ पे एक मेला का भी आयोजन हुआ था, जिसमें बिक रही हर एक गुड से लेके वहाँ की जो दुर्गा प्रतिमा थी ना, उनके ड्रेस, ज्वेलरी तक हर एक आइटम सब कुछ स्वदेशी था, जो चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। और ऑब्वियसली ये सब जब ब्रिटिश को पता चला तो अब इस चीज को बंद करवाना तो ब्रिटिश का फर्ज बनता था, और अगले ही साल वही हुआ। लेकिन इससे भी शॉकिंग फैक्ट एक पता है, दुर्गा माँ की प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले जो मिट्टी लाई जाती है ना, वो किसी ऐसे घर के आंगन से होनी चाहिए जिस घर में एक प्रोस्टिट्यूट रहती हो, और उसी मिट्टी को पुण्य मिट्टी भी कहा जाता है, जिसके बिना दुर्गा माँ अधूरा है। और जिस जगह पे पहली बार दुर्गा पूजा हुई थी ना, वो भी रामचंद्र के दुर्गा पूजा करने से हजारों साल पहले। कोइंसिडेंटली उसी जगह का नाम आज दुर्गापुर पड़ा है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यही वो जगह है जहाँ पहली बार मेधा ऋषि के आश्रम में इस मंत्र का रचना किया गया था। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये इकलौता ऐसा किताब है जिसमें 2533 बार राम नाम के साथ 46 बार अल्लाह नाम का भी जिक्र है। फिर भी ये ना ही कोई हिंदू धर्म ग्रंथ है और ना ही कोई मुसलमान। और ये सब कुछ शुरू हुआ आज से 500 साल करीब पहले, जब धर्म और जाति को इंसानियत के ऊपर रख के देखा जाता था। तब हिंदू घर में पैदा होके एक लड़का अपने मुसलमान दोस्त को साथ लेकर अगले 24 साल तक पूरे दुनिया भर में घूमने के लिए निकल गया। सबसे पहले इंडिया से निकलकर इराक, ईरान से अरब देश होते हुए मक्का, मदीना तक गए मुसलमान धर्म को समझने के लिए, और फिर वहां से जेरूसलम तक गए क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए। अगली बार उत्तर की तरफ
तरफ रशिया तक गए और वहाँ से चाइना और तिब्बत होके बौद्ध धर्म को समझने के लिए श्रीलंका तक जर्नी किए और 15 से भी ज्यादा देश घूमने के बाद फाइनली उनका जो रियलाइजेशन हुआ उसी का संकलन है इस किताब में। एक ऐसी किताब जो सिर्फ एक धर्म की नहीं बल्कि जहाँ पे हिंदू भक्तों की भक्तियां, मुस्लिम फकीरों की सूफी कलाम समेत अलग अलग धर्म जाति के संत फकीर महात्माओं के वाणियों का संकलन है। फिर चाहे वो चमार कुल में पैदा हुआ संत रविदास हो, दर्जी घर से आए भगत कबीर हो, किसान धन्ना हो, नाई परिवार से आए श्री भगत साईं हो, कसाई घर से भगत साधना हो या फिर मुसलमान धर्म से बाबा शेख फरीद हो, हर किसी की वाणियों को समान इज्जत दी गई है। ये कथा है आज भी दुनिया को सेवा, एकता और इंसानियत की पाठ पढ़ाने वाली गुरु ग्रंथ साहिब जी की, जिसमें टोटल 36 गुरुओं में से सिर्फ 6 ही सिख धर्म के हैं। बाकी के हिंदू मुस्लिम जैसे अलग अलग धर्मों के संत महात्माओं के वाणियों के साथ ये सिर्फ सिखों के धर्मगुरु नहीं है। हर अलग अलग देश में अलग अलग नाम से, जैसे तिब्बत में नानक लामा, रशिया में नानक कदमदार, श्रीलंका में नानक आचार्य और मक्का मदीना में वलहिंद नाम से जाने जाने वाले गुरु नानक जी। दुनिया भर में अलग अलग धर्मों को स्टडी करने के बाद उनको जब फाइनली जाके एहसास हुआ कि सारे धर्म एक ही है और सबका भगवान एक ही है, तो तब उन्होंने लिखा एक ओंकार। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर। आपके कैलेंडर में सबसे पुराना फेस्टिवल कौन सा है? क्या लगता है? दिवाली, होली? गलत। ये फेस्टिवल इतना पुराना है कि जिसकी कड़ी मौर्य एम्पायर में महर्षि चाणक्य से लेके महाभारत के कर्ण तक और रामायण की मां सीता से लेकर ऋग्वेद की सूर्य सूक्त तक में जिसका वर्णन मिलता है, ये है सदियों से चली आ रही छठ पूजा। और ये फेस्टिवल ना काफी स्पेशल है, इसलिए नहीं क्योंकि ओल्डेस्ट है या फिर इनके साथ बिहारियों का इमोशन जुड़ा हुआ है। ये स्पेशल सभी के लिए है और वो भी इसका जो सेलिब्रेशन का तरीका है उसके लिए। ये इकलौती ऐसी फेस्टिवल है जिसमें यूज हो रही हर चीज 100% सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली है। ओवर द टाइम इसके नाम बदले, रिचुअल्स ऊपर नीचे हुए, लेकिन जो एसेंस था ना नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस करने वाली, वो सेम रखा गया। इसमें जो ऑफरिंग्स होता है, गन्ने से लेके बम्बू से लेके फूल पत्ते तक देख लो, या फिर जो आइडल को हम पूजते हैं वो भी मिट्टी का बना होता है। कोई भी फैंसी कलर्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक मटेरियल्स आज भी नहीं यूज होता, चाहे आप कितना भी अमीर क्यों ना हो। सेलिब्रेट आपको वैसे ही करना पड़ता है जैसे एक गरीब या मिडिल क्लास करता है, और यही बात इस फेस्टिवल को सबसे खास बनाती है। और इस सूर्य को पूजने वाले रिचुअल्स न सिर्फ आपको इंडिया में नहीं पूरे दुनिया भर में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की छठ पूजा का मेल आपको मिलेगा जापान की गॉडेस एम्टेरेसु की पूजा से। ईरान के लोग इसे मिथ्रा वॉरशिप कहते हैं। वही इजिप्ट में रा नाम से सन गॉड को पूजा गया और ग्रीस में हेलियोस, देन अपोलो। रोमन लोग कहते थे सोल इनविक्टस यानी द अनकॉन्कर्ड सन। और इंडिया में जैसे भगवान श्री राम रघुवंशी थे और सूर्य की उपासना करते थे, वही सेम कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा इनका सिविलाइजेशन में, जहां नेटिव अमेरिकन रहा करते थे, यानी यूरोप का अमेरिका में कब्जा करने से पहले जो वहां के एक्चुअल आदिवासी अमेरिकन है, वो लोग भी सूर्य को देवता मान के उनका पूजा करते थे। और छठ के कुछ रिचुअल्स आपको अजीब लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 36 घंटे का उपवास, ये एक बॉडी क्लींजिंग का और डिटॉक्सिफाई करने का बहुत नेचुरल तरीका है। बॉडी का टॉक्सिन्स निकल जाता है, यानी आज के साइंटिफिक लैंग्वेज में जिसे ऑटोफैगी यानी सेल रिपेयर कहते हैं। और इस रिचुअल का जो मेन पार्ट है, छठ माँ को यानी सूर्य देवता को उनके तरफ देख के उन्हें अर्घ देना होता है। अब बताइए, सूर्य के किरण में होता है यूवी रेस, जो हमारे स्किन के साथ साथ आंखों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। और सुबह के टाइम और शाम का जो टाइम है, यहाँ पे यूवी रेस नेग्लिजिबल होता है, यानी होता ही नहीं है। यही टाइम परफेक्ट होता है इस काम के लिए। ये कहने में तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा। आज एक ट्रेंड देखा जाता है, अक्सर ना कुछ लोग अपना बिहारी होने का आइडेंटिटी छुपाता रहता है। और ये सच है कि बहुत सारे स्टेट्स में आजकल बिहारियों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया जा रहा है। और हाँ, बिहार का जो रिसेंट हाल है वो काफी खराब है, मगर इसके लिए आप शर्मिंदा मत होना, क्योंकि गलती आपकी नहीं, सरकार में बैठे उन लोगों की है जिन्होंने जानबूझ के बिहार को गरीब रखा है। जिस स्टेट से इंडिया का टफेस्ट एग्जाम को सबसे ज्यादा लड़का क्लियर करता है, वहाँ पे टैलेंट की कमी तो हो नहीं सकती है। आज अगर बिहार गरीब है तो उसके लिए लोगों की मेहनत नहीं, नेताओं की नीयत जिम्मेदार है। जब मैं सिर्फ 6 साल का था तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो हुआ करता था ये स्पाइडरमैन। फिर थोड़ा समझदार बना तो कैप्टन अमेरिका के जो प्रिंसिपल्स थे ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। फिर जब 18 साल का हुआ मैं, तो एक दिन महाभारत के असली हीरोज के बारे में पढ़ा। और ये तब हुआ जब वो नया वाला महाभारत टीवी पे आने लगा ना, तब कृष्ण के वो लाइफ लेसन्स, कर्ण की वीर गाथा, अभिमन्यु की बलिदान। ओह, फिर मैं सोचा कि यार ये सब चीज हमें बचपन में क्यों नहीं पढ़ाया गया। अगर हमारे हिस्ट्री में इतने सारे असली हीरोज मौजूद ऑलरेडी है, तो हमें बचपन में सिर्फ वो मार्वल की इमेजिनरी कैरेक्टर्स ही क्यों दिखाया गया टीवी में। आज जब मैं महावतार नरसिम्हा जैसे मूवीज को थिएटर पे देखता हूँ, वहाँ पे एक सीन आता है, ध्यान से सुनना। जब प्रहलाद को मारने के लिए ले जाया जाता है, वहाँ पे वो कहते हैं कि आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं। मेरा शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन मैं मरूंगा नहीं इससे। अब इस एक लाइन में पूरे गीता का सार बता दिया। इतना सिंपल तरीके से दिखाया गया चीजों को कि 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है। और होगा क्यों ना, इसका हीरो भी तो एक 5 साल का बच्चा ही है।
भक्त प्रहलाद, आपने एवेंजर एंड गेम्स तो देखा होगा, तो यहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पे प्रहलाद जलते हुई चिता से जिंदा बाहर निकल कर आता है। जब कैप्टन थॉर का हथौड़ी उठाता है, उस सीन में आपको अगर गूज़बम्स आया था ना, तो ये वाला जो सीन है आपका गूज़बम्स का डेफिनेशन ही बदल देगा। हालांकि बड़ों को पता होगा, बट बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऐसी कहानियां जिसमें हिस्ट्री भी हो, मोरालिटी भी हो और साथ में सबके लिए एंटरटेनमेंट भी हो। अब आप सोचिए, अगर 40 साल पुरानी एक किताब से एक स्पाइडरमैन जैसी कैरेक्टर बनाया जा सकता है, तो हमारे हजारों सालों से इतने सारे महाकाव्य है, इतने पुराण है, उससे तो फिर कितना बढ़िया कैरेक्टर बन सकता है। और फिर हमें ये नहीं पूछना पड़ेगा कि इंडिया में क्यों एवेंजर्स, आयरन मैन जैसी कैरेक्टर्स नहीं बनते। जय श्री कृष्ण। भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार खरीदने के लिए 5000 रुपए का लोन लिया था बैंक से, और इसी इंसान की वजह से आज इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। 1965 में इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। उसी वक्त चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। उन्होंने तुरंत होमी भाभा को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पे काम करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके ठीक 5 महीने बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी तस्किन में इंडो पाक वॉर का पीस एग्रीमेंट साइन करने गए थे, और वहीं पे सस्पिशियस तरीके से उनकी मौत हो गई। कहा गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उनके बॉडी में ब्लू पैचेस थे और नाक से खून निकलने का भी निशान मिला, जिससे साफ पता चल रहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। क्योंकि शास्त्री जी का न्यूक्लियर रेस को लेकर एम्बिशन देखकर अमेरिका समेत सारे वेस्टर्न पावर्स डर गए थे। बाद में सूत्रों से पता चला कि अमेरिका ने ही CIA से ये काम करवाया था। शास्त्री जी का सपना 1974 पोखरण टेस्ट में पूरा जरूर हुआ, लेकिन उसे देखने के लिए वो वहां पर मौजूद नहीं थे। उनकी डेथ के बाद उनकी विधवा पत्नी ने उस कार लोन का एक पाई चुकाया शास्त्री जी के पेंशन के पैसों से, लेकिन ना ही किसी गवर्नमेंट से मदद मांगी, ना ही बैंक से, क्योंकि यही शास्त्री जी के उसूल थे। आज हम प्राउडली कहते हैं इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर, लेकिन इस कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप चाहते हो इंडिया के असली हीरोज को याद रखा जाए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि सबको पता लगे कि हर नेता चोर नहीं होता। स्पेस में योगा करने वाले पहला इंसान बनेंगे ये, और इसरो ने इसके लिए 500 करोड़ खर्च कर दिए। इतना पैसा जितने में लगभग आज के दिन एक चंद्रयान लॉन्च हो जाता है। ये है शुभांशु शुक्ला, पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं 15 दिन के मिशन के लिए, और वो भी इसका पायलट बनकर। इस मिशन का टारगेट होगा कि मेथी जैसे स्प्राउट से कैसे स्पेस में ही पौधा उगाया जा सके। और भी स्पेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ के एस्ट्रोनॉट्स का मसल बहुत जल्दी डिके कर जाता है, और कैसे हम योगा के मदद से इस मसल डिके को स्लो कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे इसरो को क्या फायदा? इसरो ने अभी तक किसी भी इंसान को अपने ही स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में नहीं भेजा है, और यही इसरो का नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट है 2027 गगनयान, जिसको हेड करने वाले हैं शुभांशु शुक्ला जी। इस मिशन से छोटा ही सही, लेकिन उनको एक प्रायर एक्सपीरियंस मिल जाएगी स्पेस में सर्वाइव कैसे किया जाता है। इस मिशन का नाम है एक्सियम 4। ये एक स्पेसएक्स, नासा और इसरो का जॉइंट वेंचर है। इसमें टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे 4 अलग कंट्री से, यूएस, पोलैंड, हंगरी, इंडिया। शुक्ला जी पेशे से एक पायलट है, और 15 साल के करियर में उन्होंने सुकोई, मिराज, मिग जैसे फाइटर प्लेन्स उड़ाए हैं। 40 साल पहले आखिरी बार भारत का राकेश शर्मा स्पेस पर गए थे, और ये दूसरी ही बार कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट फिर से स्पेस पर जा रहा है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब बहुत ही जल्द 4 इंसान समेत इंडिया अपना गगनयान प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। इंडिया ने वक्त थोड़ा ज्यादा जरूर लिया, लेकिन सपना भी बहुत बड़ा देखा है, एंड दिस इज व्हाई आई एम अ प्राउड इंडियन। आप अगर रास्ता भटक जाओ तो क्या करते हो? गूगल मैप से पूछते हो, राइट? कभी सोचे हो अगर हमारा मिसाइल्स रास्ता भटक जाए तो क्या करेंगे? आंसर इस छोटे से चिप के अंदर है, लेकिन एक दिक्कत है कि इसकी चाबीकाठी अमेरिका के पास होता है। साल 1999 कारगिल वॉर, इंडियन टेरिटरीज पर पाकिस्तानी आर्मी कब्जा कर चुका था। एनिमी का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए कारगिल रीजन का हाई रेजोल्यूशन GPS फुटेजेस मंगवाया इंडियन आर्मी, और अमेरिका साफ साफ मना कर दिया, बिकॉज से 1998 में अमेरिका से पूछे बिना इंडिया ने परमाणु हथियार का टेस्ट कर चुका था। इस एक ह्यूमिलेशन ने उस दिन इंडिया को एक बहुत बड़ी सीख दी, और इसरो ने एक सपना देखा, इंडिया का अपना GPS नाविक। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ 100 रीजंस टू बी अ प्राउड इंडियन। ये 7 सैटेलाइट का एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिया और नियर बाय 1500 किलोमीटर तक GPS से भी ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल्स देता है विदाउट एनी फॉरेन इंटरवेंशन। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए नाविक का इनक्रिप्टेड वर्जन भी अवेलेबल है, और अभी वो स्मार्टफोन के लिए तक अवेलेबल हो चुका है। इसके बावजूद आज भी हमारा ब्रह्मोस, अग्नि, वॉर के टाइम वही पुराना GPS से पूछेगा कि इस्लामाबाद किधर है। अगर कुछ उल्टा सीधा बता दिया तो इट्स हाई टाइम टू बिकम आत्मनिर्भर। पिन कमेंट से नाविक जरूर डाउनलोड करना और हर इंडियन दोस्त के साथ शेयर करना।
ये है भारत का सबसे यूनिक फेस्टिवल रथ यात्रा। जब ब्रिटिश लोग इसको पहली बार देखे तो वो शब्द नहीं ढूंढ पाए कि अंग्रेजी में कैसे इतना बड़ा मैसिव सेलिब्रेशन को एक्सप्लेन किया जाए। लिटरली उनके डिक्शनरी में शब्द कम पड़ गए और तभी एक नया शब्द इंट्रोड्यूस करना पड़ा इंग्लिश डिक्शनरी में। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ 100 रीजंस टू बी अ प्राउड इंडियन। 14th सेंचुरी में जब क्रिश्चियन धर्म प्रचारक ऑड्रिक इंडिया आए तो इसे देखकर वो शॉक हो गए कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया जैसे कंट्री में इतना मैसिव सेलिब्रेशन एग्जिस्ट भी करता होगा। जब तक उन्होंने रथ यात्रा नहीं देखी थी। वो इंडिया आए तो थे क्रिश्चियनिटी प्रचार करने, लेकिन जब वापस गए तो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड होकर गए। और वो जब अपने देश लौटकर वहां के लोगों को ये कहानी सुनाई, वहां के लोगों ने एक नया शब्द बना दिया, जगन्नाथ से जगरनॉट। जगरनॉट का ओरिजिन है संस्कृत का शब्द जगन्नाथ, जिसका मतलब होता है जगत का नाथ, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। 1864 में पहली बार अमेरिकन न्यूज़पेपर में इस वर्ड का ऑफिशियली इस्तेमाल हुआ और 1901 में जाकर ऑफिशियली ऑक्सफोर्ड ने इसे अपने डिक्शनरी में इंट्रोड्यूस किया। आज जगरनॉट का मतलब है एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स या मूवमेंट जिसे किसी भी शक्ति से रोका नहीं जा सकता। हर साल उड़ीसा में होता है जगन्नाथ जी का भव्य रथ यात्रा, जब भगवान खुद मंदिर के गर्भगृह से निकल कर आते हैं अपने भक्तों से मिलने, एक 10 टन की मैसिव चैरियट यानी रथ पर बैठ के। और आज ही के दिन लाखों श्रद्धालु अपने हाथों से इस रथ को खींचते हैं। आज इंडिया समेत अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, हर बड़े देश में रथ यात्रा सेलिब्रेट होती है। क्या आपने कभी देखा है इस सेलिब्रेशन को अपने आंखों से? जय जगन्नाथ। कभी अपने आंखों से चमत्कार होते देखा है? अगर नहीं तो ये कहानी सुन लीजिए। एक बार का जिक्र है, एक 12 साल का लड़का रात की अंधेरे में अपने घर छोड़ के भाग आया। अगले 2 दिन तक उसके घर वालों ने चप्पा चप्पा उसको ढूंढने के बाद फाइनली जब लड़का मिला तो लड़के को डर तो बहुत लगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। फिर भी डर को साइड में रख के उस लड़के ने हिम्मत करके कह दिया, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। उस उम्र में आध्यात्मिकता उसको इतना ज्यादा भा गया था कि नॉर्मल संसार में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। ऐसे में बच्चे को लगा अब तो लाठी पड़ने वाली है कि अचानक उसके पापा का हृदय परिवर्तन होता है। बेटे को गले लगाता है, उनको आशीर्वाद देता है कि तू जिस रास्ते में चलेगा वहां विजयी होगा, और 3 बार राम नाम के साथ उनको अपने रास्ते छोड़ देते हैं। वहां से बनारस में जाके वर्षों तक महादेव की कठिन तपस्या की। वहीं से लोग उनको आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी जी के नाम से जानने लगे। फिर सालों बीत गए, जर्नी बहुत कठिन रही। इस अखंड ब्रह्मचारी तथा शिव भक्त ने कई महापुरुषों के अपने आंखों से दर्शन किए, लेकिन फिर भी कई आश्रमों से निकाल दिए गए। कभी बुरा भला सुनाया गया, कभी खाली पेट सोना पड़ा। इसमें एक दिन ऐसा भी आया था जब मिट्टी खाकर अपना पेट भरना पड़ा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने सदा प्रसन्न रहने की कोशिश की और अपने रास्ता से कभी नहीं भटके। तब जाके उनका नाम पड़ा स्वामी आनंदाश्रम। और सच बोले तो आज के दिन साधु संतों का खाली पेट सोना कोई बड़ी बात नहीं, जब अक्सर आजकल लोग साधु संतों में और भिखारियों में फर्क नहीं कर पाते। मेडिकल साइंस ने जिसका विवरण देने से व्यर्थ हो गया, ये वही अखंड शिव भक्त तथा बाल ब्रह्मचारी जिसे आज आप राधा नाम जपने के लिए जानते हो, प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज है। डॉक्टर ने जिसे 5 साल का समय दे दिया था, आज 18 साल हो गया सिर्फ एक नाम के बलबूते पर, और वो शक्ति है राधा राधा राधा। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हमारी इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में है। जय हिंद, जय भारत।